हेलो एंड वेलकम टू जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग। माय नेम इज मोहसिन अहमद और हम देखेंगे आज मेथड्स के प्रैक्टिकल। ठीक है ना, मेथड कैसे डिक्लेयर होता है और मेथड को कैसे कॉल करते हैं। ठीक है ना, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, क्लास का नाम लिखा है टेस्ट मेथड्स। इसको सेव कर लेते हैं और ये हमारी फाइल सेव हो गई है। ठीक है ना, और यहाँ पर हम एक मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं पब्लिक। जैसे मैंने बताया था, अभी मैं स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता देता हूँ, यानी सेम क्लास के अंदर। फिर मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं डिफरेंट क्लास के अंदर मेथड्स को डिक्लेयर करूंगा और उनको कॉल करके बताऊंगा। ठीक है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रन एक मेथड ले लेते हैं और रन के अंदर मैं सिंपल एक मैसेज प्रिंट करता हूँ सिर्फ, system.out.println। ठीक है ना, और यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ I am method। ठीक है ना, अब इस मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है ना, मैं एज इट इज पहले इसको एक बार कंपाइल कर लेता हूँ और जावा सी मेथड हमारी क्लास का फाइल का नाम .java। ठीक है ना, और इसको एक बार हम एग्जीक्यूट कर देते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो गया, कुछ भी नहीं आया। अल्टीमेटली जब हम फर्स्ट टाइम कोई अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो कंपाइलर हमारे मेन मेथड में आता है, यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में। ठीक है ना, यहाँ से उसको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है वो काम करता है। तो हमने एक और मेथड बनाया रन, ये कॉल तो हुआ नहीं, एक्चुअली हमने इसको सिर्फ डिक्लेयर किया है। ठीक है ना, जब तक मैं इसे मेन के अंदर कॉल नहीं करूंगा तो ये कॉल नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं अब इस रन मेथड को कॉल करने वाला हूँ run, और मैंने उसका सिग्नेचर लिखा। ठीक है ना, ये मेथड का सिग्नेचर है और मैंने इसको कॉल किया है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलिंग। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये मेथड का डिक्लेरेशन पार्ट है। क्लियर? तो अब क्या होगा, जैसे ही मेरा कंपाइलर मेन मेथड में एंटर होता है और उसको रन मेथड मिलता है तो वो रन को कॉल करेगा। रन का डिक्लेरेशन कहाँ पर है, ये अभी हमने रन के अंदर क्या लिखा है, सिर्फ system.out.println के अंदर I am मेथड लिखा है, तो ये कॉल हो जाएगा सिंपल। चलिए इसको कॉल करके देखते हैं, वापस से एक बार कंपाइल करते हैं और वापस इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं और ये कॉल हो गया है हमारा I am मेथड। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है एक मेथड कॉल करना। मैं इसको एक बार और कॉल करना चाहता हूँ तो एक बार और कॉल हो जाएगा। ठीक है ना, 2 टाइम्स ये कॉल हो जाएगा। तो 2 बार ये कॉल हो गया है। ठीक है ना, I am मेथड। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये वाला सिंपल सा एक काम है, ठीक है ना, एक वर्क है सिंपल, इसको मैं यहाँ पर भी तो कर सकता था। ठीक है ना, फिर मैंने नया मेथड क्यों बनाया। बेसिकली आपने देखा कि अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, सिंगल लाइन ऑफ कोड है ना। हो सकता है कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग हो जिसके अंदर मुझे एक पर्टिकुलर टाइप की फंक्शनैलिटी लिखनी है, तो उसके लिए ये बड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ लीजिए, अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपके पास वर्क बहुत ज़्यादा आ जाता है तो आप क्या करते हैं। ठीक है ना, आप क्या करते हैं, आप एम्प्लॉयज़ हायर कर लेते हैं, आप सर्वेंट हायर करते हैं। वो जो काम आप अभी खुद कर रहे हैं वो खुद ना करके उस सर्वेंट से कराते हैं, उस एम्प्लॉय से करा लेते हैं, तो काम हो जाता है और आपको क्या मिलता है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। ठीक है ना, ठीक वैसे ही प्रोसेस हमने यहाँ पर भी किया है। ठीक है ना, अभी ये काम जो हम खुद कर रहे थे, यहाँ पर खुद कर सकते थे, तो वो हम मेथड की हेल्प से कर रहे हैं, यानी इस वाले मेथड को हमने अपना सर्वेंट बना लिया या फिर एम्प्लॉय बना लिया है, किसने, मेन मेथड ने। तो जब ये चाहता है ये कॉल करता है, जितनी बार ये चाहता है उतनी बार कॉल करता है। ठीक है ना, तो ऐसा काम किया जा सकता है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे घर में देखते होंगे आप कि एक मान लीजिए एक मॉम है या फिर घर में कोई हाउस वाइफ है, सारा काम वही करते रहते हैं। ठीक है ना, कुछ दिनों के बाद उनको लगता है कि मैं एक सर्वेंट हायर कर लेती हूँ, एक मेड हायर कर लेती हूँ और वो मेड मेरे लिए कुछ काम कर देंगे, यानी बर्तन साफ करने का काम कर देंगे या कपड़े धोने का काम कर देंगे या फिर खाना बनाने का काम कर देंगे। अभी तक वो हाउसवाइफ ये काम खुद कर रहे थे, ठीक है ना।
तो अब उनको क्या है, अब उनको लगता है कि मैं किसी को हायर कर लेती हूँ, ठीक है ना। अब जब वो हायर करेंगे काम तो फिर भी होगा, लेकिन अब वो काम किससे करा रहे हैं, वो उस मेड से करा रहे हैं। अब वो जो टाइम बचा है उस टाइम में वो कुछ और कर सकते हैं प्रोडक्टिव, या फिर वो रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखा होगा आपने बहुत सारी हाउसवाइफ पूरा दिन लगी रहती हैं, ठीक है ना, और जिन घरों में हाउसवाइफ के साथ साथ मेड भी काम करती हैं, ठीक है ना, तो उतना काम वो बच जाता है, ठीक है ना। तो ठीक वैसा ही हमने सेम प्रोसेस लिया है कि हमने यहाँ पर बेसिकली एक यूज कर लिया। अच्छा, इससे हमारे प्रोग्रामिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम हर एक मॉड्यूल को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने काम कर दिया। बहुत सारे हमने अभी तक की फंक्शनैलिटी अलग अलग किया है, जैसे प्राइम नंबर सॉल्व करने का काम किया है, पैलिंड्रोम किया है, आर्मस्ट्रॉन्ग किया है, उन सबको अब मैं मेथड की हेल्प से कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। अभी हमारे पास जो आज का टारगेट है वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। पहले तो मेथड में मुझे देखना है, मेथड में आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को जो है पैरामीटर्स भी बोला जाता है, ठीक है ना, पैरामीटर्स, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, पैरामीटर क्या होता है, ये हमें समझना है, ठीक है ना। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस रन मेथड के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पास कराया एक नेम, ठीक है ना, राहुल, ठीक है ना। अब ये राहुल किस टाइप का है, मैंने जो लिखा है यहाँ पर इसका टाइप है स्ट्रिंग टाइप, ठीक है ना, मैंने कांस्टेंट स्ट्रिंग रखी है। तो ये जो एरिया हमारा है, ये जो रन के अंदर मैंने पैरेंथेसिस लगाया रन के बाद, ये बेसिकली है मेरा आर्ग्यूमेंट एरिया। यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट पास कराता हूँ। आर्ग्यूमेंट मैं दो तरीके से पास करा सकता हूँ, वेरिएबल में भी और कांस्टेंट में भी, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको कांस्टेंट में भी, आप जैसे मैंने अभी लिखा है तो मैंने कांस्टेंट में पास कराया है, मैं चाहता तो वेरिएबल में भी पास करा सकता था, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये जो दूसरे वाला जहाँ पर कॉलिंग हो रही है, इसमें भी ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है, ठीक है ना। इस पैरेंथेसिस से ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर किसी भी आइडेंटिफायर के साथ ये पैरेंथेसिस लगे हुए हैं तो हम क्या समझते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेथड है। तो ये मेथड की कॉलिंग हो रही है जिसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कराया है, ठीक है ना। अगर आर्ग्यूमेंट पास कराया है तो जहां पर डिक्लेयर हुआ है वहां पर वो रिसीव भी होना चाहिए। रिसीव होने के लिए हमेशा आपको बात याद रखनी है कि वो किसी वेरिएबल में रिसीव होता है। तो किस टाइप की वैल्यू आ रही है ऊपर से, स्ट्रिंग टाइप की, तो मुझे रिसीव किस में करनी है, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग NAME, नेम, मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। तो अब ये राहुल जो है एक वैल्यू, ये कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगी, ये असाइन हो जाएगी नेम में जाकर। मैं अब इस नेम को यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ नेम। अब मैं इसको रन करूंगा, आई एम राहुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मैं जो भी वैल्यू मैंने पास कराई है वो नेम में रिसीव हो गई और नेम में प्रिंट हो गई, ठीक है ना। मैं उसको चेंज कर दूंगा, राहुल की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्रिया। वापस इसको कंपाइल करूंगा तो वो अब क्या करेगा, आई एम प्रिया। तो अल्टीमेटली मेथड की ब्यूटी आपने देख ली है, पैरामीटर्स की हेल्प से कैसे होती है यहाँ पर ही। अच्छा, मैं साथ साथ एक और चीज बता देता हूँ कि अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने पास करा सकते हैं। तो ये कोई लिमिट नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आप कितने भी पैरामीटर्स पास कराइए, बस आपको ये चेक करना है जितने पैरामीटर आप पास करा रहे हैं उतने ही डिक्लेरेशन के अंदर आपको रिसीव करने हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉमा लगाकर 24 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 24 से मेरा मतलब है यहाँ पर एज का, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंट एज में मैं उसको रिसीव कर देता हूँ। आपको बस बात याद रखनी है, जिस सीक्वेंस में आप पैरामीटर पास कराते हैं उसी सीक्वेंस में आपको रिसीव करना है। यानी पहले स्ट्रिंग था तो मैंने स्ट्रिंग किया, फिर उसके बाद इंटीजर टाइप था तो मैंने इंटीजर किया, ठीक है ना। एंड मैं एक और लाइन लिख देता हूँ, आई एम माई नेम इज, ये आएगा लिखा हुआ, और आई एम इतने ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। सेव करते हैं प्रोग्राम, कंपाइल करते हैं, और ये कंपाइल हो गया है, रन करते हैं।
तो अब आप देखिए क्या यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं, ठीक है ना। माई नेम इज प्रिया, आई एम ओके, मैंने ये तो यहाँ पर चेंज नहीं किया, मैं नेम की जगह यहाँ पर एज करूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो एज में एज प्रिंट हो जाएगी। वापस से कंपाइल करते हैं। आई एम 24 ओल्ड, ओके, एक और मैंने मिस्टेक कर दिया है, बाकी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ईयर्स ओल्ड, कंपाइल एंड अगेन, माय नेम इज प्रिया, आई एम 24 इयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये हमारी जो है, हमने दो आर्ग्यूमेंट पास कराए हैं और दोनों आर्ग्यूमेंट यहाँ पर रिसीव हुए हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा चेंजेस और कर देता हूँ यहाँ, मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लेता हूँ राहुल, और एक इंट डिक्लेयर कर देता हूँ एज इज इक्वल्स टू 22। अब मैं कांस्टेंट वैल्यू की जगह वेरिएबल वैल्यू पास करा देता हूँ, नेम कॉमा एज, ठीक है ना। अब ये नेम जो है, यहाँ पर ये नेम वेरिएबल मैंने बनाया है, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने पास करा दिया, नेम एंड एज वेरिएबल को। वो रिसीव किस में होगा, नेम नेम में रिसीव हो जाएगा, एज एज में रिसीव हो जाएगा। आपको एक बात और बता देता हूँ, जो हम ये वेरिएबल बनाते हैं एक मेथड के अंदर, इन वेरिएबल्स की जो लाइफ होती है वो इस ब्लॉक तक ही रहेगी, यानी अब मेथड तक ही रहेगी। जैसे ही मेथड से बाहर जाएंगे, इस नेम का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैंने जो दूसरा नेम बनाया है, ये एक नया नेम है, एक नया वेरिएबल है, ठीक है ना। एक ब्लॉक के अंदर सेम नेम के आप बहुत सारे वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सेम ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर ये खत्म हो गया है, ठीक है ना। यहाँ से दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, दूसरा मेथड स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको नेम को बना सकते थे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है आपको नेम ही रखना है, मैंने तो एग्जाम्पल के लिए बताया, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। आप इस नेम की जगह नेम 1 कर सकते हैं, एज की जगह एज 1 कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन सेम अगर वेरिएबल होते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर वो वेरिएबल वो डिफरेंट ब्लॉक में होने चाहिए, डिफरेंट क्लास में होंगे तो ठीक है, क्लासेस तो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल हम मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात हो रही है मेथड के एंड पर, ये दोनों अलग अलग मेथड है। अगर मैं क्लास के एंड पर बात कर रहा होता तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता, लेकिन मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है हम तब लेंगे जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो नेम 1 रिसीव आर्ग्यूमेंट हुआ यहाँ पर, नेम 1, और एज 1 आर्ग्यूमेंट हुआ यहाँ पर। नेम 1 की वैल्यू कहाँ असाइन हो जाएगी, नेम में जाकर। एज 1 की वैल्यू कहाँ पर रिसीव हो जाएगी, एज में जाकर। वापस से एक बार इसको चला कर देखते हैं। ये परफेक्टली रन हो गया है। तो अल्टीमेटली जो मुझे आपको समझाना था वो सिर्फ इतना था कि हम सेम नेम से भी सेम वेरिएबल भी पास करा सकते हैं और डिफरेंट वेरिएबल भी पास करा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो हमने देखा है कि ये पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना। आगे हमें देखना है कि रिटर्न टाइप क्या होता है, ठीक है ना। रिटर्न टाइप के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। और यहां से ये वैल्यू बता देता हूँ। गेट इंटरेस्ट नाम से मैंने एक मेथड बनाया। गेट इंटरेस्ट क्या करता है, अल्टीमेटली गेट इंटरेस्ट मुझे कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख लेता हूँ, VOUBLE डबल, ठीक है ना, और INTRST इंटरेस्ट, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ 7.6, ठीक है ना। और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिटर्न। तो रिटर्न करने के लिए मुझे कीवर्ड कौन सा यूज करना होता है, रिटर्न कीवर्ड, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर INTRST इंटरेस्ट को रिटर्न कर देता हूँ। अब आपको दो बातें ध्यान रखनी है। जब भी कोई मेथड किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, तब हमें वॉइड की जगह उस डेटा टाइप को लिखना होता है जिस टाइप में वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो हमारी वैल्यू जो इंटरेस्ट है वो किस में रिटर्न हो रही है, वो रिटर्न हो रही है डबल में। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, डबल, ठीक है ना। और एक और बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि जब कुछ मेथड रिटर्न नहीं कर रहा होता है तब हम क्या लगाते हैं, वॉइड, ठीक है ना। वॉइड का मतलब कुछ नहीं, व्यर्थ, ठीक है ना।
और या फिर एम्प्टी, ऐसे उसके मीनिंग होते हैं। तो वॉइड का मतलब जब कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है तब हम वॉइड लगाते हैं। जैसे वॉइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है इसलिए हम वॉइड लगाते हैं। अभी तक आपने देखा रन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था तो हमने वॉइड लगाया था, पर अभी ये जो गेट इंटरेस्ट मेथड है ये कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। ये जो रिटर्न कर रहा है वो इंटरेस्ट है, किस टाइप का है, डबल टाइप का है। तो ये डबल वाली वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइड की जगह क्या लिख दिया, डबल। अब जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, गेट इंटरेस्ट मैंने कॉल किया। तो गेट इंटरेस्ट बेसिकली क्या है, दो तरीके से परफॉर्म होगा। पहली बार में जब कंपाइलर इसके पास आएगा तब तो ये फंक्शन कॉलिंग होगा, मेथड कॉलिंग हुआ, ये मेथड को कॉल करेगा। मेथड को कॉल करेगा या सीधा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद जब ये कुछ रिटर्न कर रहा होगा, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा ये इसी में जाकर असाइन हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा समझना है बस आपको, यानी जो भी वैल्यू रिटर्न आई है वो कहाँ पर रिटर्न हुई है, वहीं पर जहाँ से कॉल हुई है, ठीक है ना। मान लीजिए इस एग्जांपल को ऐसे समझ लीजिए कि मैंने आपको 500 रुपीज दिए हैं, ठीक है ना, और मैंने कहा कुछ सामान लेकर आना है। आप कुछ सामान लेकर आए, जो बाकी के पैसे हैं वो लाकर आपने किसी और को दे दिए, ठीक है ना, किसी और को आपने दे दिए। तो क्या ये सही माना जाएगा कि बाकी पैसे आपने मुझे रिटर्न किए? नहीं, आपने कहीं और रख दिए हैं, कहीं किसी को दे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। वो तब तक रिटर्न नहीं होंगे तब तक जिससे आपने वो 500 का नोट लिया था, रिसीव किया था, उसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो इस यहाँ पर क्या है, कॉल कौन कर रहा है, गेट इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कहाँ रिटर्न जाएगी, इस गेट इंटरेस्ट में ही रिटर्न हो जाएगी। ये एक क्या बन जाएगा, अब ये वैल्यू होल्डर बन जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है। अब इस वैल्यू होल्डर को आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये जो रिटर्न कर रहा है इंटरेस्ट, ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा गेट इंटरेस्ट के अंदर ही। अभी तक ये क्या था, फंक्शन कॉलिंग। जैसे ही फंक्शन कॉलिंग कर लेगा, इसके अंदर कोई वैल्यू वापस से आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये एक वैल्यू होल्डर बन जाएगा। तो गेट इंटरेस्ट के अंदर अब एक वैल्यू है, ठीक है ना। अब उसको आपको कैसे यूज करना है, उसको यूज करने के दो तरीके हैं। या तो आप एक काम कीजिए, एक डबल टाइप का वेरिएबल बना लीजिए, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू इसके अंदर आएगी वो वैल्यू डी में असाइन कर देगा, यानी इज इक्वल्स टू के बाद जो भी कुछ लिखा होता है पहले वो उसको कॉल करेगा। कॉल करने के लिए वो यहाँ पर आएगा, इस मेथड को चलाएगा, जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है। फाइनली लास्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, वो किसी चीज को रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करने के बाद वैल्यू कहाँ पर असाइन हो जाएगी, वापस इसमें असाइन हो जाएगी। इसमें से वैल्यू कहाँ आएगी, डी के अंदर आ जाएगी। अब आप डी को क्या कर सकते हैं, आगे यूज कर सकते हैं, जो भी आपको काम करना है, जो भी ऑपरेशन लगाना था, आपको इंटरेस्ट चाहिए था, हो सकता है आपका कोई प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, जो भी कुछ करना है वो आप काम कर सकते हो। मैं आपको सिंपल यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ उसको। मैंने सेव किया और वापस से कंपाइल करता हूँ। 7.6 यहाँ पर प्रिंट हो गया। प्रिंट कहाँ पर हुआ है, इस जगह। वैल्यू कहाँ पर हमने लगाई थी, इस मेथड में। यहाँ पर तो नहीं लगाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इससे पता चलता है कि हमने जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न कराई है वो गेट इंटरेस्ट में रिसीव होकर फिर डी में चली गई और डी को हमने प्रिंट कराया। ये तो एक तरीका हो गया। मैं डायरेक्ट ही इस गेट इंटरेस्ट को उठाकर, यानी सेकेंड वे में मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट इसके अंदर लिख देता हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर डायरेक्ट ही आपको रिटर्न वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं एक बार, क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हम करते हैं कंपाइल और फिर रन करते हैं। 7.6 अभी भी हो गया है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट वैल्यू को भी हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। अगर मुझे किसी वेरिएबल में लेकर उसको और फर्दर यूज करना था उसका, उस पर्टिकुलर वैल्यू का, तो मैं उसको एक वेरिएबल में ले सकता था, तो मैंने डायरेक्ट भी कर लिया। तो ये है हमारा रिटर्न टाइप। हम कैसे एक मेथड से वैल्यू रिटर्न कराते हैं। अब यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो देखनी है। हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पास करा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं एक टाइम पर, ठीक है ना। मैं अगर एक साथ 2 बार रिटर्न कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक एरर आ गई है, वो कह रहा है अनरीचेबल स्टेटमेंट। अनरीचेबल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब ये एक बार रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होने से 2 काम होते हैं। रिटर्न होने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने रिटर्न कराया तो फंक्शन में जो पूरा का पूरा मेथड चल रहा है उसके अंदर क्या होगा, वो
वहां से उसकी आगे की प्रोसेसिंग भी खत्म हो जाएगी, वो रिटर्न होके वहीं पर आ जाएगा जहां से कॉल हुआ है, और साथ साथ अपने साथ वो वैल्यू भी लेकर आएगा। तो उसके बाद तो ये कोड कभी एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से वापस रिटर्न आ गया, ऊपर आ गया, अब दोबारा तो कॉल होगा नहीं वो। तो इसलिए इसको बोल रहा है वो अनरीचेबल, के वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एक बार में आप एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कॉमा लगाकर कोई वैल्यू रिटर्न कराना, मान लीजिए मैं कॉमा लगा देता हूँ और 56 भी रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, एरर आएगी, लेकिन मैं आपके एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख रहा हूँ। तो ये यहाँ पर एरर आ गई है, वो कह रहा है कि समझ ही नहीं आया, एक्सपेक्टेड या तो सेमीकोलन लगाओ या क्या है ये उसको क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कोई सिंटेक्स नहीं होता है। एक टाइम में आप एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, वो इंट की हो सकती है, वो फ्लोट की हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, XYZ, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसको आपको रिटर्न कराना है, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हो और रिटर्न भी करा रहे हो, ठीक है ना। चलिए तो उस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ गेट SQUARE स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर गेट स्क्वायर में मैं एक क्या कर देता हूँ, एक वैल्यू डाल देता हूँ 4 का स्क्वायर चाहिए मुझे। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 into 4। तो 4 को मैंने पास कराया और रिसीव होगा वो मेरे पास कहाँ पर, इंट, मैंने x में उसको रिसीव कर लिया। और एक ही लाइन में मैं कोड लिख देता हूँ RETURN रिटर्न x into x, which means x की पावर हो गई, ठीक है ना, रिटर्न। अब वो किस टाइप की वैल्यू है, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो मुझे इस बार क्या लिखना है, इंट, ठीक है ना। कहाँ पर रिसीव होगी, इसमें, तो उसको मैं चाहे तो किसी वेरिएबल में ले सकता हूँ या फिर system.out.println में डायरेक्ट ले सकता हूँ। आप याद रखिएगा कि system.out.println में हम उन्हीं मेथड्स को कॉल कर सकते हैं जो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अगर वो कोई ऐसा मेथड है जो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उसे आप system.out.println में नहीं रख सकते हैं, यानी वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है, ठीक है। चलिए इसको सेव करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं। 4 का पावर कितना होता है, 16, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 9 कर लेता हूँ। 9 की पावर कितनी होती है, 81। चलिए देखते हैं चेक करके, 81, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया। तो हमने ये चारों चीजें देखी हैं जिसमें हम एक ऐसा मेथड कॉल कर रहे हैं जिसमें रिटर्न भी नहीं कराते हैं और आर्ग्यूमेंट भी नहीं कराते हैं। फिर हमने देखा है जिसमें हम आर्ग्यूमेंट करा सकते हैं। थर्ड हमने देखा है जिसमें हम रिटर्न करा सकते हैं। फोर्थ हमने देखा है जिसमें हम आर्ग्यूमेंट भी करा सकते हैं और रिटर्न भी करा सकते हैं। सिंपल, ये चारों तरीके के अप्रोचेस आपने करके देख लिए, ये हमारे अल्टीमेटली मेथड्स होते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये पूरा जो है मेथड्स का सिस्टम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ से ये सब चीज़ें हटा दे रहा हूँ। कुछ मेथड्स मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, जैसे पब्लिक स्टैटिक इंट सम में मैं क्या करता हूँ, मैं दो वैल्यूज ले लेता हूँ यहाँ पर, इंट x, इंट y, ठीक है ना। और रिटर्न में मैं क्या करता हूँ, x प्लस y को रिटर्न कर देता हूँ। यानी जब भी कोई सम वाले मेथड को कॉल करेगा तो उसको क्या चाहिए होगा, दो वैल्यू डालेगा वो, और दो वैल्यू को यहाँ पर वो रिसीव हो जाएंगे और दोनों का प्लस होकर वो रिटर्न कर देगा। चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर कॉल करते हैं sum सम, सम के अंदर टू वैल्यूज 2, 3, 2, 4, ठीक है ना। और मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऊपर, विच इज इंट result रिजल्ट, ठीक है ना। और रिजल्ट में मैं result रिजल्ट में मैं असाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है ना। सेव। अब वापस हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। 2 + 6 कितना होता है, 4। थोड़े से कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं इसमें, ठीक है ना।
ये वैल्यू मैंने डाल दिया है, ठीक है ना। अब देखते हैं कितना समय लगाता है इसको। ठीक है ना, 555440, ठीक है ना, आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, ये तो ऑब्वियस आपको पता ही है कि करेक्ट होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और मेथड कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है SUB subtract, ठीक है ना। अब उसमें मैं एक फर्स्ट वैल्यू डाल दे रहा हूँ, जैसे मैंने डाला 45, एक वैल्यू डाल दे रहा हूँ, उसके अंदर मैंने 12 को डाल दिया। अब मैंने सेम मेथड बनाया, ये कॉपी एंड अगेन पेस्ट। इस बार मेरा मेथड का नाम है सबट्रैक्ट, इंट x लिया हुआ है। इस बार मैं रिटर्न क्या करूंगा, x में से माइनस करा दूंगा y को, ठीक है ना, सेव, ठीक है ना। और ये जो सम वाला था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी, ठीक है। चलिए वापस से एक बार कंपाइल करते हैं। 33, वेरी गुड। तो हमने क्या देखा है, 45 में से 12 माइनस हो गया 33। ऐसे करके आप बहुत सारे मेथड यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये मेथड के अंदर जो भी आप काम कराना चाहते हैं वो काम अल्टीमेटली यहाँ पर हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि आप अभी बिगनर लेवल पर हैं, अभी आप मेथड्स को सीख रहे हैं, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे मेथड बना रहा हूँ। जब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप यहाँ पर इन मेथड्स में काफ़ी सारे प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे प्राइम नंबर को सॉल्व करने के लिए बना सकते हैं, इवन ऑड चेक करने के लिए बना सकते हैं, ठीक है ना। इवन ऑड के लिए आप यहाँ पर बूलियन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें वो बताएगा अगर इवन है तो ट्रू, अगर इवन नहीं है तो फॉल्स। फॉल्स के केस में वो ऑड होगा और ट्रू के केस में वो इवन होगा। ऐसे फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लूप भी लगा सकते हैं। ऑब्वियस है कि अगर आप प्राइम सॉल्व करेंगे तो लूप तो लगाएंगे, ठीक है ना, पैलिंड्रोम करेंगे, रिवर्स करेंगे, कुछ भी XYZ कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप उन फंक्शनैलिटी को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल हो गया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे जिसमें हम रिकर्जन, डेट टाइम और मैथ्स के कुछ फंक्शंस करेंगे, ठीक है ना। इस लेसन में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।